गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। थैंक्स फॉर योर लवली विशेस। आप सबकी विशेस के साथ जो डे था आज का बहुत स्पेशल बन गया। रियली थैंकफुल, ग्रेटफुल फ्रॉम माय साइड। तो आज की इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो फाइनली कोशिश तो यही थी कि इसको एक वीडियो में कंप्लीट किया जाए, पर हिस्ट्री का डाटा थोड़ा ज़्यादा होता है, उस वजह से हम थोड़ा सा टॉपिक पे डेप्थ में चले जाते हैं, और उस डेप्थ में जाने की वजह से हमारा जो टॉपिक है थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम पूरा करेंगे मुगल एम्पायर। 3 टॉपिक रह गए, 3 सब टॉपिक रह गए जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है जबत एंड जमींदार, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ राबिया, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक जबत एंड जमींदार। सबसे पहले जबत क्या होता है, अगर हम इसका इजी मीनिंग समझेंगे, जबत को समझना है हम लोगों ने। जबत क्या होता है, देखो जबत का मतलब एक तरह से हम कहते हैं कब्जा, किसी चीज़ को सीज कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड जबत, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाता है, इट्स गवर्न बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये हो सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट ऑल्सो, कि ये राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है कि कब्जा कर लिया किसी, इस मतलब ये प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, इसने इसके घर पे ऐसे चोरी की थी और फिर उस घर को उसके बाद किसी का जब तक थंबप्रिंट्स नहीं लिया गया तो घर को तब तक सीज रखा। तो इस तरह कब्जा भी कह सकते हैं, जबत भी कह देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जबत। जमींदार की मतलब क्या होता है, जमींदार का मतलब होता है पीशेंट्स, किसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जमींदार किसान जो हम देखते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में होते हैं, पीशेंट्स आप पढ़ते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना जबत और जमींदार को डीपली समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं आपको ये बात बताऊं, अगर हम राजा लोगों की बात करें, ठीक है, राजा लोगों को भी अपना खर्चा निकालना होता है, उनको भी अपनी एम्पायर को चलाना है। एम्पायर को चलाने के लिए उन लोगों को क्या इकट्ठा करना है, उन लोगों को अपने टैक्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। वो टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे, वो अपना टैक्स इकट्ठा करेंगे जनता से, क्लियर। जनता से इकट्ठा करेंगे, अपनी प्रजा से इकट्ठा करेंगे। टैक्स उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, राजा को अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, उसके और भी बहुत खर्चे होते हैं, एक रॉयल लाइफ जीनी होती है उनकी, और भी बहुत तरह के उनको ज़िंदगी के ऐशो आराम चाहिए होते हैं। तो उसके लिए वो पैसा जनता से इकट्ठा करेंगे, क्लियर। अब अकबर द ग्रेट, जो कि पूरी एम्पायर को अकेले नहीं संभाल सकते, उनको पूरी एम्पायर को संभालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको मैंने पहले भी बताया था, अपने अंदर कुछ अपने अंडर पर्सन्स रखने पड़ते हैं। जैसे आप ये कह लो कि उनको अपने अंडर कोई लोकल कोई हेडमैन बना दिया किसी को, जिसके ऊपर अकबर को बहुत ज़्यादा फेथ रहता है, ठीक है। वो बनाने के बाद जो हेडमैन है, हेडमैन लोकल चीफ्टेन भी कह देते हैं उसको, उसके बाद इंटरमीडिएटर, ठीक है, ये सब बना के जो सारा रिवेन्यू इकट्ठा करते हैं। तो जबत को एक ही लाइन में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डिफाइन जबत, तो योर पीपल विल राइट कि जो जबत होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू सिस्टम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। तो अब राजा अकबर, मैंने कहा था अकेले सारा काम नहीं कर सकते, उनको इस काम को करने के लिए बंदों की जरूरत पड़ती है, अपने नीचे जो रखते हैं जिनसे वो काम करवाते हैं, ठीक है। इस तरह लोकल चीफ्टेन, इंटरमीडिएटर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अकबर थे इन्होंने ना अपने 9 रत्न थे इनके, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन भी पुट करा था, मैम 9 रत्न जो हैं उनके कौन कौन से थे। देखो अकबर के जो 9 रत्न थे, जिनको नवरत्न के नाम से भी बुलाया जाता है, ये अकबर के बहुत ही मतलब ऐसे बंदे थे कि अकबर इनके ऊपर पूरा फेथ करते थे, इतना ज़्यादा फेथ करते थे कि इन 9 के ऊपर पूरा इन्होंने अपना एम्पायर छोड़ रखा था, क्लियर। जो अकबर के 9 रत्न थे उनका नाम था, मैं आपको बता देती हूँ, एक तो हो गए टोडरमल, ठीक है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, बीरबल, तानसेन, फैज़ी, ओके, और खाने खाना, और मोहम्मद दो प्याजा। तो इस तरह इनके जो 9 रत्न थे, ठीक है, जिनके ऊपर इन्होंने अपनी पायर छोड़ रखी थी। उसी तरह उन्हीं में से वन ऑफ देम थे टोडरमल। अगर हम टोडरमल की बात करें, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम बेटा मतलब कौन सा काम, बजट का काम देखते थे, क्लियर। बजट का काम देखते हुए, इस तरह जब वो बजट का उनके काम देखते थे, पूरा विश्वास था। अब टोडरमल के पास तो बहुत सारा काम हो गया, उन्होंने अपने नीचे और बंदे रख दिए जो कि पूरे ऑनेस्टी वाले होंगे, ठीक है, पूरे ईमानदार, जो जहाँ से रिवेन्यू इकट्ठा करेंगे, टैक्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये है हमारी प्रोविंस, प्रोविंस होते हैं अलग अलग छोटे छोटे इलाके। अब एक ही इलाके में, अब इलाके तो बहुत सारे हैं, तो वहाँ टोडरमल का अकेले का तो मुश्किल हो जाएगा, तो ये अपने आगे क्या कर देंगे, बंदे रख देंगे
अपने ऑनेस्टी वाले पर्सन्स रख देंगे, छोटे छोटे प्रोविंसेस अलग अलग होंगे जो, ठीक है, उनके ऊपर वहाँ पे जो टैक्स इकट्ठा करना है। तो ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू सर्कल्स, तो इनके अलग अलग सर्कल बना देते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको चीज़ बताती हूँ, अब टोडरमल क्या करते थे, टोडरमल का काम क्या था, अगर मैं आपको बताऊँ, देखो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया कि क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रॉप किस तरह, अगर क्रॉप को ग्रो करना, देखो क्रॉप्स अलग अलग है, कोई क्रॉप तो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है और कई क्रॉप्स नहीं ग्रो करती। तो इन्होंने ना एक 10 ईयर का फिक्स्ड डाटा बना लिया। टोडरमल ने क्या किया, 50-70 से लेके 50-80 तक एक 10 ईयर्स का एक डाटा बना दिया, 10 ईयर फिक्स डाटा बना दिया। उस 10 ईयर फिक्स डाटा के अंदर इसने क्या देखा, जो इनकी क्रॉप थी, ठीक है, कुछ क्रॉप से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी पर कुछ नहीं कर रही थी, इंडिविजुअल क्रॉप के ऊपर फोकस करके देखा, कुछ फसलों से तो इनको घाटा पड़ रहा था और कुछ फसल से इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से अर्निंग हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह की जो ये अर्निंग थी, इन्होंने क्या किया, तो सारे के ऊपर इकट्ठा बना दिया, इन्होंने डाटा बना दिया इसका। उस डाटा में हर क्रॉप के ऊपर इंडिविजुअल पे टैक्स लगा दिया इक्वली में, ये नहीं कि जिसने कम दिया घाटा, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल क्रॉप के ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है, इंडिविजुअल क्रॉप के ऊपर टैक्स लगाया। इस तरह जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम बना, जिस रेवेन्यू सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, जबत के नाम से बुला रहे हैं, ठीक है। देखो अब लोगों ने इनसे टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लोग दे भी रहे हैं क्योंकि मुगलों ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए टैक्स यहीं से निकालने हैं, यहीं से लेने, यही मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, जमींदार ऐसे हैं, जिन लोगों की अपने खाने को भी रोटियां पूरी नहीं हो पा रही हैं, पर इन लोगों को टैक्स देना जरूरी हुआ पड़ा है, अब आगे उनको तो टैक्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह इन लोगों ने, कुछ लोगों ने क्या किया, रिबेल कर दिया, रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, मुगल अथॉरिटी के खिलाफ क्या कर दिया, रिबेल कर दिया। रिबेल करना पड़ेगा उनको क्योंकि उनको इतना टैक्स उनसे पे नहीं किया जा रहा था उन लोगों की। इस तरह से उसके बाद जो मुगल अथॉरिटी थी हमारी क्या आने लग गई थी, डिक्लाइन पे आने लग गई थी 17वीं सेंचुरी के बाद। ये था हमारा जबत एंड जमींदार, जो आप लोगों को अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, ना भी समझ आए तो फिर भी यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट में, आ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। इसके पहले मैं क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज के पहले आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है डू यू नो फैक्ट वाले में, जहां अकबरनामा और इन्हें अकबरी के बारे में बताया गया। अब अकबरनामा, देखो मैंने आपको बताया था कि अकबर द ग्रेट किंग थे और जो अकबर हैं उनको अपनी प्रेज करवाना बहुत अच्छा लगता था। इनको अपनी प्रेज करवाने के लिए इन्होंने किसको रखा हुआ था, अबुल फजल को, जो इन्होंने इनकी सारा हिस्ट्री रिकॉर्ड एक बुक में, एक में फ्रेम करके रखा हुआ था। अ विजन ऑफ ऑल, इनके जो भी डाटाज, जो भी इनके काम थे सारे किए हुए, वो सब एक फ्रेमिंग में रखे हुए हैं हमने। तो इस तरह अकबर ने जो 3 वॉल्यूम बुक थी इनकी, एक तो इनकी बुक अकबरनामा हो गई, एक थी इने अकबरी, तो इनके जो जो ये बुक्स थी उनकी 3 वॉल्यूम बुक थी इन्हें। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम बुक थी उसके अंदर एंसेस्टर्स के बारे में बताया हुआ है, जो सेकंड बुक थी उनके अंदर इन्होंने कौन से इवेंट्स करे, उसके इनका कल्चर, इनके इवेंट्स जो भी करते थे, जश्न मनाते थे, कुछ इनका सेलिब्रेशन हो गया तो जोधा अकबर सीरियल में हमने बहुत बार देखा ही है, ठीक है। तो वो ये सारे इवेंट्स कल्चर होते थे। अगर हम थर्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं, थर्ड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे रेवेन्यूज़, हाउस होल्ड आर्मीज़, टैक्सीज, रिवेन्यूज़, इनका सारा काम देखा जाता था। इस तरह पूरी एम्पायर को चलाया जाता था, ठीक है। समझ आ गया आपको, इस तरह इनकी 3। देखो अकबर, अगर हम बात करें ना, अबुल फजल और अकबर के आपस में बहुत ही अच्छे बॉन्ड थे, बहुत अच्छा रिलेशन था। तो अगर हम देखें, वैसे तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर अपने को बहुत अलग फैक्ट्स और फिगर्स मिलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पार्ट ही इतना ज़्यादा वास्ट है कि आपको सारा कुछ बिल्कुल करेक्ट डाटा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं ईयर्स का, BC ECE का थोड़ा डिफरेंस रह ही जाएगा। ट्राई होती है कि अच्छे से आपको बताया जाए, फाइंड आउट किया जाए, पर फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट फिक्शन रह जाता है। तो इस तरह हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़। अकबर की पॉलिसीज़ कैसी थी, देखो अकबर को अपनी एम्पायर चलाने के लिए, एम्पायर बहुत बड़ी है, उस एम्पायर को चलाने के लिए यहाँ पे हमें प्रोविंसेस को में डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग इलाके बांटने पड़ेंगे। उन अलग अलग इलाकों को हम किस नाम से बुलाते हैं, सूबाज नाम से बुलाते हैं। ये सूबाज क्या हैं, सूबा जैसे एक अलग इलाका हो गया और हर इलाके का एक अलग हेडमैन रख दिया, एक चीफ्टेन रख दिया जो इस इलाके को अच्छे से संभालते थे, इनको करते थे। इस तरह जो सूबा को संभालने वाले थे उनको हम कहते थे सूबेदार, ठीक है। और सूबेदार का क्या काम होता था, सूबेदार का काम होता था पॉलिटिकल और मिलिट्री काम को देखने का काम होता था, सारा पॉलिटिकल और कल्चरल काम देखने का काम ये करते थे।
फिर हम बात करेंगे दीवान। दीवान का मतलब होता है दीवानी, दैट मीन्स सिर्फ फाइनेंशियली बजट देखेंगे वो लोग। क्लियर? इस तरह फाइनेंशियली का काम कौन देखते थे? ये सूबेदार देखते थे पॉलिटिकल मिलिट्री का काम, और जो दीवान थे वो फाइनेंशियली काम देखते थे। क्लियर? इस तरह अब मैं आपको बताऊंगी इन्होंने आगे बख्शी किसको कहते थे हम, बख्शी का क्या काम होता था, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के बहुत ही काम आने वाले हैं। जो बख्शी थे ये मिलिट्री पे मास्टर्स, क्लियर, मिलिट्री पे मास्टर्स के नाम से बुलाया जाता था, मतलब इनका सारा पे बांटने का काम होता था मिलिट्री के अंदर। अगर हम बात करें सदर की, सदर का होता था रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज, मतलब सारा रिलीजन और कल्चर का काम देखते थे। फौजदार के नाम से ही आपको क्लियर है, मिलिट्री कमांडर्स, इनको कैसे आक्रमण करना है, कब हमला करना है, कैसे करना है, उनका सारा नॉलेज इनको होता था। कोतवाल का मतलब पुलिस कमांडर्स का पूरा इनको सर्वे करना होता था। देखो अकबर ने अपने अंडर बहुत बंदे लगाए हुए थे, बहुत सारा काम करवाने के लिए, लार्ज आर्मी थी इनके पास। पर धीरे धीरे ये अब लोगों ने पता क्या सोचा, अकबर थे बहुत ज़्यादा अच्छे, अब अकबर के बाद मैंने कहा था कि थोड़ा सा डिक्लाइन की ओर होने लग गया था, ठीक है। तो उसके बाद ना एंड ऑफ द 17th सेंचुरी लोगों ने अपना, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा भी अब जब अकबर नहीं रहे तो हम एक अपना अलग नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। ये अपना अलग नेटवर्क क्यों क्रिएट कर रहे थे? क्योंकि इनको ये लग रहा था कि जो आगे आगे आने वाले लोग हैं वो अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं। फिर जहांगीर आए थे, शाहजहां आए थे, तो इन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था। क्यों बनाना शुरू कर दिया था? क्योंकि इनको ये था कि हम अपना एक अलग नेटवर्क रेडी कर लें ऑफ देयर ओन, अपने मतलब के लिए। तो उसके बाद जो एम्पायर था हमारा डिक्लाइन की और धीरे धीरे आने लग गया था। उसके बाद आए थे औरंगजेब। क्लियर? वो हमारा अभी यहाँ टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो बता देती। अब अकबर का क्या था, इन्होंने फतेहपुर सिकरी में, जो कि आगरा के पास है, 50-70s में, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अकबर ने क्या किया। अब अकबर ने इबादत खाना में ना, एक इबादत खाना का नाम बताती हूँ आप। अकबर को वैसे तो देखा जाए अकबर एक राजा थे, ठीक है, अकबर इतने अच्छे राजा थे कि उन्होंने ना ये सोचा, ये किसी राजा ने भी पूरी मुगल एम्पायर में ऐसा काम नहीं किया जो अकबर ने किया। अकबर का इंटरेस्ट तो वैसे तो इनको अपनी सरकार, इनको अपनी एम्पायर संभालनी चाहिए, पर इन्होंने सोचा भी मतलब बहुत सारे लोग, मतलब इन्होंने सारा देखा, उल्मा, जोरास्ट्रियन, पारसीज, मारवाड़, राजपूत, सारे जो कल्चर्स हैं सब अपना अपने में उलझे पड़े हैं। तो इन्होंने इबादत खाना में एक मीटिंग रखने की कोशिश की। एक मीटिंग रखने का मतलब है वहाँ पे इनको एक डिस्कशन चाहिए थी, इन्होंने डिस्कशन हेल्ड किया इबादत खाना के अंदर, सारे धर्मों के लोगों को बुलाया। वहाँ लोगों को बुलाने का मतलब क्या था, ये यही चाहते थे कि इन्होंने एक आइडिया देना था भी सारे धर्म जो हैं इन रिचुअल से बाहर निकलें, इन डोगमा से बाहर निकलें और इन बाइगर्ट से बाहर निकलें। मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैंने थोड़ा छोटा लिखे, डोगमा से बाहर निकले, रिचुअल से बाहर निकले, बाई गेट से बाहर निकले। अब डोगमा क्या होते हैं मैं बताती हूँ। डोगमा होते हैं, जैसे मैं बताऊँ, कुछ लोग होते हैं बहुत सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी, जिनको पूरा डीप कट्टर विश्वास कहते हैं जैसे हम इनको। रिचुअल मतलब कुछ लोगों के अपने पुराने टाइम में ट्रेडिशंस नहीं माने, चलो आजकल तो एजुकेशन सिस्टम बढ़ गया है, लोग रिचुअल्स में कम विश्वास रखते हैं, पर पुराने टाइम में लोग रिचुअल पे बहुत विश्वास रखते थे। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ, रिचुअल क्या होता है। आप 8th क्लास में पढ़ोगे, एक रत्नाम नाम की स्टोरी पढ़ी होगी आपने। रत्नाम नाम का बच्चा इंजीनियर बन जाता है, पर उनकी फैमिली में रिचुअल चला आता होता है कि उसको 20 पंडितों के पैर धो के वो पानी पीना है, ठीक है। रत्नाम पढ़ लिख चुका था, इंजीनियर बन चुका था, तो उससे ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो उसने रिचुअल को मना कर दिया था। वैसे होते हैं रिचुअल। तो अकबर भी ये चाहते थे कि लोग इस डॉगमा रिचुअल के विश्वास में ना पड़ के फ्री ऑफ माइंड वाली लाइफ जिए, ठीक है, सब धर्मों को मिल बांट के आपस में ऑनेस्टी से रहें। बाइगॉट का मतलब कुछ लोग कट्टर होते हैं, वो सारा कुछ खत्म करके ना एक सुलह कुली का आइडिया देना चाहते थे। ये सुलह कुली क्या थी? ये सुलह कुली एक यूनिवर्सल पीस, सर्वव्यापक शांति जो सबको चाहिए। राजा का ये काम नहीं थे, पर उनको इंटरेस्ट आ रहा था कि वो लोगों के अंदर ये वाला सुलह कुली का आइडिया दें। 1 नंबर पे क्वेश्चन आएगा, अकबर ने कौन सा आइडिया दिया था? अकबर ने सुलह कुली का आइडिया दिया था। क्लियर? और वह सुलह कुली का आइडिया यूनिवर्सल पीस था। समझ आ गया आपको? इस तरह इन्होंने ये वाला काम करके उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी उनका ये वाले आइडिया को डेवलप करके उनको आगे तक लेके गए थे। ठीक है जी। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं
मुगल एम्पायर एंड इन दी 17th सेंचुरी। अब वो टाइम आ गया था जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन की, और वैसे तो देखो 1857 तक चली थी, पर हमारा जो टाइम था वो आ गया था अब डिक्लाइन की और मुगल एम्पायर का। वो कैसे? देखो मैं आपको बता रही थी कि एक टाइम जो मुगल एम्पायर थी उसकी जो हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड और वेल्दियर पावर इनके पास बहुत थी, फॉरेनर से भी लोग आते थे, बाहर से भी लोग आते थे, इनका एक प्रोस्पेरिटी थी, इनका विशाल एरिया था। पर कुछ टाइम बाद हमने देखा ये चीज़ बिल्कुल ही पावर्टी के ऊपर आने लग गई। जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी थी, इन लोगों के पास बहुत अच्छा रहन सहन था, वहाँ ये ओपुलेंस के अंदर पावर्टी में आने लग गई लोगों ने, क्योंकि लोगों को अब दिख रहा था कि औरंगजेब के बाद जो हमारा था डिक्लाइन की ओर जा रहा है। लोगों ने अपना नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों के पास कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, उन लोगों को लगा मुगल एम्पायर नीचे की ओर जा रहा है। बहादुर शाह ने भी उसको संभालने की कोशिश की, ठीक है, पर अब लोगों को पता लग गया था प्रॉस्पेरिटी पे ना होके ये पावर्टी की ओर जाने लगा है। इस तरह जो इनके एरियाज थे अवध और हैदराबाद, वहाँ भी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश की उन एरियाज़ को, पर ये मुगल एम्पायर अब हमें दिख रहा था कि बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे आ रही है। 17th सेंचुरी में इसने डिक्लाइन पे होना शुरू कर दिया है। इसकी एक टाइम बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, विशालता थी, पर कुछ टाइम बाद जब लोगों ने देखा तो ये बिल्कुल इसका पॉइंट नीचे की ओर गिर रहा था। बाकी हम आगे इसकी चैप्टर एक और आएगा, 10 चैप्टर है, उसके अंदर आपको इसके जो सेकंड टर्म में हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी भी वीडियोस बना के दूंगी। तो इस तरह इनका जो ये वाला यहाँ पे चैप्टर हमारा सम अप कर रहे हैं। इसके जो अपडेटेड नोट्स हैं वो भी मैं यूट्यूब पे आपको डाल दूंगी, ठीक है, आपके ग्रुप्स में डाल दूंगी, सो यू पीपल कैन ग्रैब इट ईजिली। थैंक यू सो मच। ओके।